दूसरी तरफ रुद्राक्ष जैसे ही कमरे में आया तो देखा कि रश्मि बेड पर नहीं थी। ये देखकर वो मन ही मन बोला, ये कहाँ चली गई, अभी तो यही सो रही थी। सोचते हुए रुद्राक्ष आगे बढ़ता है कि तभी उसकी नज़र जमीन पर बेसुध पड़ी रश्मि के ऊपर जाती है, जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। रुद्राक्ष जल्दी से भागते हुए उसके करीब जाता है और उसे गोद में उठाकर वापस बेड पर लेटा देता है। लेकिन तभी रश्मि का माथा रुद्राक्ष के गर्दन पर छू जाता है, जिससे रुद्राक्ष एकदम से चौंक उठता है। वो रश्मि के माथे पर हाथ लगाकर देखता है तो रश्मि का सिर बुखार से तप रहा था। तो रुद्राक्ष रश्मि का गाल गर्दन सब जगह देखता है तो पाता है कि रश्मि को बहुत तेज बुखार था। तभी वो चिल्लाते हुए, अंकित, अंकित, कॉल द डॉक्टर। रुद्राक्ष जैसे ही चिल्लाता है, उसकी आवाज सुनकर अंकित के साथ साथ घर के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। रुद्राक्ष की दादी माँ रुद्राक्ष की चिंता करते हुए, रुद्र क्या हुआ, आप चीखे क्यों? तभी दादी माँ की नज़र भी बिस्तर पर पड़ी बेहोश रश्मि के ऊपर चली जाती है। दादी माँ परेशान होते हुए, रुद्र, रश्मि बेहोश कैसे हो गई? रुद्राक्ष कुछ बोलता कि तभी एक महिला डॉक्टर वहां अंदर आते हुए, जी कहाँ है पेशेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क। उस महिला डॉक्टर की आवाज सुन सभी लोग उसकी तरफ देखकर चौंक जाते हैं। रुद्राक्ष भी उसकी तरफ देखकर अपनी जगह से उठ जाता है। तभी वो महिला डॉक्टर जल्दी से आकर रश्मि को चेक करने लगती है। फिर जल्दी से वो रश्मि को एक इंजेक्शन देते हुए, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें बहुत ज्यादा बुखार होने की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। फिर कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, कुछ खिलाकर इन्हें दे दीजिएगा, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर बुखार तब भी ना उतरे तो आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हमें आ जाएंगे, वो महिला डॉक्टर कहती है। तो रुद्राक्ष की दादी माँ आगे आकर, तुम रोहिणी की बेटी भैरवी हो? दादी माँ की बात सुन भैरवी मुस्कुराते हुए, जी दादी माँ, लेकिन आप हमें कैसे जानती है? तब दादी माँ भी मुस्कुराते हुए, तुम्हें कौन नहीं जानेगा भैरवी, पूरे शहर का नाम रोशन किया है तुमने। एक छोटे से गांव में जाकर लोगों को बीमारी और बीमारियों से जुड़ी समस्याओं से उन्हें जागरूक कर, उन्हें जांच करवाकर चिकित्सा लेने के लिए तैयार किया, और उनका मुफ्त में इलाज भी किया। तो तुम्हें कौन नहीं जानेगा बेटा, हम तो तुम्हारे बारे में आए दिन अखबारों और न्यूज में सुनते ही रहते हैं। सच में बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। भैरवी सुनती है तो मुस्कुरा देती है। फिर रुद्राक्ष की दादी माँ और बाकी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अच्छा अब इजाजत चाहूंगी, हमारे और भी पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे, कहते हुए भैरवी वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही रुद्राक्ष तुरंत रश्मि के बगल में बैठकर रश्मि के माथे पर हाथ फेरने लगता है। दादी माँ उसके कंधे पर हाथ रख, रुद्र, रश्मि ठीक है, तुम परेशान मत हो, चलो अब तुम भी आराम करो, चलो अब हम सब चलते हैं, रुद्र जरूरत लगे तो हमें बुला लेना। रुद्राक्ष भी रश्मि की ओर देखते हुए, जी दादी माँ, आप लोग जाइए, आराम कीजिए, मैं हूँ अपनी रश्मि के पास। सबके जाते ही रुद्राक्ष, अंकित से नजर रखो उस पर, अंकित, जब तक मैं ना चाहूँ उसकी परछाई भी मेरी रश्मि के पास नहीं पहुँचनी चाहिए। तो अंकित सिर झुकाए हुए ही, जी किंग, क्वीन की सुरक्षा में कोई भी गलती नहीं होगी, वो क्वीन तक कभी नहीं पहुँच सकता, अंकित ने कहा ही था कि तभी नंदिनी कमरे के अंदर आते हुए, रुद्र भाई क्या हुआ, रश्मि भाभी को बेहोश कैसे हो गई? नंदिनी रश्मि के बगल में बैठ गई और बेहोश रश्मि की तरफ देखने लगी। तो रुद्राक्ष नंदिनी की तरफ देखते हुए, वो ठीक है नंदिनी, बस बुखार की वजह से बेहोश हो गई है, सो अब तुम भी जाकर आराम करो, पुलिस स्टेशन से आई हो, थक गई होगी, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, जाओ जाकर आराम करो, रुद्राक्ष ने कहा। तो नंदिनी रुद्राक्ष की तरफ एकटक देखने लगी। अगली सुबह रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में था, वहीं नंदिनी और अम्बरुज भी खड़े थे, साथ में वहां अंकित भी था। नंदिनी डरते हुए कभी रुद्राक्ष की ओर देख रही थी तो कभी अम्बरुज उसकी ओर, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। नंदिनी अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए ही बोली, रुद्र भाई वो। नंदिनी इतना बोली ही थी कि तभी रुद्राक्ष उसके करीब आकर नंदिनी के माथे पर किस करते हुए, नंदिनी मुझे तुम पर गर्व है, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, अब तू आराम से रह, आगे का तेरा ये भाई संभाल लेगा, रुद्राक्ष ने कहा। तो नंदिनी आंखें बंद करके रुद्राक्ष के सीने से लग गई। तभी बूढ़ी काकी स्टडी रूम में आई और प्यार से बोली, छोटे बाबा आपने हमें याद किया। बूढ़ी काकी की आवाज सुन सभी का ध्यान उनके ऊपर चला गया। वहीं अंकित ने उन्हें देखकर बुरा सा मुंह बनाया।
बूढ़ी काकी मुस्कुराई तो रुद्राक्ष उनके पास आकर बोला, काकी माँ आप ठीक है, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो बूढ़ी काकी रुद्राक्ष के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं छोटे बाबा, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आप हमारी छोड़िए, आप हमें बताइए कि क्या आ गया है। बूढ़ी काकी ने प्यार से पूछा तो रुद्राक्ष ने उन्हें गहन नजरों से देखते हुए बोला, काकी माँ आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि आप मेरी दाई माँ नहीं है, बल्कि मेरी माँ और दादी माँ के बाद कोई आता है तो वो आप है। इसलिए मैं आपको आदेश नहीं बल्कि आपसे विनती कर सकता हूँ, और मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ रहकर मेरी रश्मि का ख्याल रखिए। रुद्राक्ष की बात पर बूढ़ी काकी मुस्कुराए और फिर बोली, छोटे बाबा आपको इसके लिए हमसे विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बेफिक्र होकर अपना कार्य कीजिए, छोटी बहुरानी की सेवा और उनकी देखभाल हम आराम से रख लेंगे। बूढ़ी काकी बोली तो रुद्राक्ष मुस्कुराया और फिर नंदनी की तरफ आकर बोला, नंदू मैं किसी काम से कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें इस बारे में सब पता है, इसलिए मेरे पीछे से मेरी रश्मि का ख्याल रखना और साथ में ऋषि और खुद का भी। और नंदू तुम प्लीज कुछ वक्त के लिए अमरुज के बारे में सोचना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा नंदू, सोचना एक बार, कहकर रुद्राक्ष अंकित के साथ स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। रुद्राक्ष के निकलते ही नंदनी ने एक नज़र अमरुज की ओर देखा और फिर उसे रुद्राक्ष की बातें याद आने लगी। अमरुज भी नंदनी की तरफ ही देख रहा था। नंदनी को रुद्राक्ष की बात याद आते ही वो मुंह फेरकर रोते हुए बाहर निकल जाती है। अमरुज बस उसे जाते हुए देख रहा था। वहीं बूढ़ी काकी मुस्कुराए और अमरुज से आकर बोली, चिंता मत करो बेटा, नंदनी बिटिया मान जाएंगी, वो छोटे बाबा का कहा कभी नहीं टालती है, वो इस बारे में सोचेंगी जरूर। कहते हुए बूढ़ी काकी भी मुस्कुराते हुए चली जाती है। उधर रुद्राक्ष अपने कमरे में आया तो देखा रश्मि अभी भी निश्चिंत सो रही थी। बुखार काफी हद तक उसका उतर चुका था, लेकिन चेहरा बुखार की वजह से पीला पड़ चुका था। रुद्राक्ष ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए चलकर रश्मि के पास आया और रश्मि के सामने बैठते हुए उसे एकटक देखने लगा। रश्मि को देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट आ गई। वो रश्मि की ओर देखते हुए ही बोला, सॉरी रश्मि, तुम्हें इस वक्त मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है, मगर जरूरी काम है और सबसे ज्यादा जरूरी, वरना मैं नहीं जाता। अपना ख्याल रखना तुम, और हाँ मुझे ज्यादा मिस मत करना, वरना वापस आकर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं खूब परेशान करूंगा। आई लव यू रश्मि, जल्दी आता हूँ, कहकर रुद्राक्ष उठा और पलटकर जाने लगा कि तभी उसके कदम अचानक से रुक गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर देखा तो रश्मि ने नींद में ही रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो झुका और बेहद प्यार से बोला, अगर जाना नहीं होता ना तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें अच्छे से जवाब देता, मगर अभी के लिए बस ये। कहते हुए रुद्राक्ष ने रश्मि के गाल पर हल्के से चूम लिया, जिसके बाद रश्मि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष रश्मि की ओर देखते हुए बोला, हाय बीवी, तुम्हारी इसी अदा पर तो मर मिटा है ये दिल, मगर फिर भी वादा करता हूँ जल्दी आने की कोशिश करूंगा, चलता हूँ बाय। कहकर रुद्राक्ष ने प्यार से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और फिर अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गया। रुद्राक्ष के जाते ही अचानक से रश्मि ने अपनी आंखें खोल दी, फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। उसे इस वक्त काफी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ छूट रहा हो उससे। वो किसी तरह उठकर बैठी और रुद्राक्ष को रूम में ढूंढने लगी। तभी कमरे के अंदर बूढ़ी काकी आती हुई बोली, छोटी बहुरानी। रश्मि ने उनकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, काकी माँ आप यहाँ। कहते हुए वो उठने लगी तो बूढ़ी काकी ने उसे रोक दिया और बोली, आराम से छोटी बहुरानी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी छोटे बाबा ने हमें आपकी देखभाल करने के वास्ते बुलाया है यहाँ पर, इसलिए आप आराम कीजिए और हम आपके लिए गर्मागर्म सूप और काढ़ा लेकर आते हैं। कल आपको बहुत तेज ज्वर बुखार हो आया था और आप कल मूर्छित भी हो गई थी, सभी काफी चिंतित हो गए थे, बूढ़ी काकी ने बताया। तो रश्मि हैरानी से बूढ़ी काकी की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे कल की कोई भी बात याद नहीं थी। वो कब बेहोश हो गई थी और कब बुखार आया, कुछ स्मरण नहीं था उसे। रश्मि को बस इतना याद था कि कल वो कोई सपना देखकर उठी थी और फिर पानी लेने के लिए उठी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। बूढ़ी काकी ने उसे देखा
तो मुस्कुराते हुए बोली, छोटी बहुरानी आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम कीजिए, तब तक हम सूप और काढ़ा लेकर आते हैं। बूढ़ी काकी बोली और वहां से चली गई। रश्मि उन्हें जाते हुए देख रही थी और फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। वही रुद्राक्ष अपने चौक के आगे खड़ा था। अंकित वही रुद्राक्ष के आदेश का इंतजार कर रहा था। रुद्राक्ष वही खड़ा अपनी रश्मि के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा दिया। फिर अंकित की तरफ देखते हुए बोला, अंकित, मेरी रश्मि की सुरक्षा बढ़ा दो, वो कहीं भी जाए तुम परछाई की तरह उसके साथ रहना। और हाँ, फिर बेहद शांत लहजे से उस विक्रम मित्तल, गजराज मित्तल और अजीत पर अपनी कड़ी नजर रखना। उस विक्रम मित्तल की परछाई तक मेरी रश्मि को छूनी नहीं चाहिए, वरना तुम सही सलामत नजर नहीं आओगे। रुद्राक्ष ने उसे वार्निंग लुक के साथ देखते हुए कहा। तो अंकित की मुस्कुराहट गायब हो गई। दूसरी तरफ एक कमरे में विक्रम मित्तल बैठा अपने फोन में रश्मि की फोटो देख रहा था कि तभी गजराज मित्तल वहां आते हैं और खुशी से चहकते हुए, कैसा है मेरा शेर। गजराज मित्तल की आवाज सुन विक्रम मित्तल मुस्कुराते हुए गजराज मित्तल की ओर देखता है और फिर मुस्कुराते हुए गजराज मित्तल के गले लगते हुए, डैड आई मिस यू, डैड आई मिस यू कहते हुए विक्रम मित्तल की आंखें नम हो आई थीं। वहीं गजराज मित्तल भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए, आई मिस यू टू माई सन, बहुत देर लगा दी तूने उठने में, बहुत देर। फिर विक्रम को अपने सामने करते हुए, वैसे उस दिन जब हमारे ड्राइवर की उस व्यक्ति के साथ लड़ाई हो रही थी तो तुझे हुआ क्या था? तू पैनिक करने लगा था और फिर उसके बाद तू वापस लौट आया, ऐसा क्या देख लिया था तूने? गजराज मित्तल ने पूछा। तो विक्रम मुस्कुराते हुए रश्मि, फिर गजराज मित्तल की ओर देखते हुए, हाँ डैड, मैंने उस दिन उस दूसरी गाड़ी में रश्मि को देखा था, लेकिन फिर अपने चेहरे पर गुस्से वाला भाव लाते हुए, लेकिन उसकी मांग में मैंने किसी और के नाम का चमकता लाल सिंदूर देखा, उसके गले में किसी और के नाम मंगलसूत्र देखा। डैड, रश्मि की शादी हो गई डैड, वो भी। विक्रम मित्तल की बात को पूरी होने से पहले ही अजीत अंदर आते हुए, एशिया का किंग रुद्राक्ष अहलुवालिया से। फिर अजीत विक्रम मित्तल के सामने आते हुए, हाँ अजीत, रश्मि की शादी रुद्राक्ष से हुई, जो इस पूरे मुंबई पर राज करता है। विक्रम मित्तल ने सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। दूसरी तरफ महल में नंदिनी किसी सोच में गुम बैठी हुई थी कि तभी ऋषि वहां आते हुए, मम्मा मम्मा कहते हुए ऋषि नंदिनी के गले में अपनी बाहें लपेट देता है और खुशी से चहकते हुए बोला, मम्मा मुझे आपके साथ बाहर खेलना है, मम्मा प्लीज चलो मेरे साथ। ऋषि की आवाज से नंदिनी चौंकते हुए उठती है। फिर ऋषि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, अच्छा बाबा, चल रही हूँ। अरे आराम से। लेकिन ऋषि उसे दौड़ते हुए खींचते हुए ले जा रहा था, जिससे नंदिनी संभल नहीं पाई और गिरने को हुई कि तभी एक हाथ ने उसकी कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।